मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आज के कालखंड में मैं आप लोगों को पोर्टफोलियो क्या होता है उस संदर्भ में आपको जानकारी दूंगा। साथियों, विगत काफी दिनों से मुझे शिक्षक साथी कमेंट करके या मैसेज करके यह पूछ रहे थे कि पोर्टफोलियो फाइल कैसे बनाया जाए या पोर्टफोलियो क्या होती है। उस संदर्भ में आप वीडियो बनाएं और बताएं कि पोर्टफोलियो क्या होती है और इसका संधारण कैसे किया जाता है। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने पोर्टफोलियो के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करने वाला हूं। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करूंगा कि पोर्टफोलियो का संधारण कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पोर्टफोलियो होता क्या है। ठीक है साथियों, आप मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं विद्यार्थियों की पोर्टफोलियो। यहां स्पेलिंग लिखी हुई है PORTFOLIO, पोर्टफोलियो फाइल संधारण। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पोर्टफोलियो का अर्थ। साथियों, मैंने यहां पर 3 बिंदु लिखे हैं, जिसमें पहला बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है और इसका वास्तविक अर्थ यही है। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है कि एक ऐसा बस्ता अर्थात फाइल जिसमें किसी व्यक्ति या विद्यार्थी के जीवन काल के विशेष क्षेत्र यथा विद्यार्थी जीवन की उपलब्धियों, व्यक्ति से संबंधित वे समस्त जानकारियां जिनका संबंध व्यक्ति या विद्यार्थी से हो, पोर्टफोलियो कहलाता है। साथियों, पोर्टफोलियो शब्द का अर्थ ही ऐसा है कि एक ऐसा बस्ता या एक ऐसी फाइल जिसमें छोटे छोटे पत्रक रखे जाते हैं और वे पत्रक किसी व्यक्ति के बारे में या किसी विद्यार्थी के बारे में जानकारी प्रस्तुत करते, जानकारी बताते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं विद्यार्थियों के संदर्भ में। साथियों, जो पोर्टफोलियो की बात हम जब करते हैं तो हम शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की पोर्टफोलियो फाइल के संदर्भ में बात करते हैं। ठीक है, तो पोर्टफोलियो ऐसा नहीं केवल विद्यार्थियों की होती हो, पोर्टफोलियो सभी की हो सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसा बस्ता या एक ऐसी फाइल जिसमें छोटे छोटे जो पत्रक है, जो छोटे छोटे कुछ प्रमाण स्वरूप जो पत्र हैं, उनको उस फाइल या बस्ते में जब रखा जाता है तो वो कहलाती है पोर्टफोलियो। ठीक है, और हम एक विद्यार्थी का पोर्टफोलियो निर्माण करते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विद्यार्थियों का पोर्टफोलियो क्यों बनाया जाता है। ठीक है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हालांकि मैंने इसके लिए यहां पर बिंदु नहीं दिया है। तो देखिए, जब हम एक विद्यार्थी का पोर्टफोलियो तैयार करते हैं तो उससे हमें विद्यार्थी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, संपूर्ण जानकारी कैसे प्राप्त हो जाती है, जैसे कि आप यहां देखेंगे क्या क्या हो पोर्टफोलियो फाइल में। तो मैंने यहां पर जो जानकारी लिखा है अभी इसके बारे में आपको बताने वाला हूं, जैसे व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक जानकारी, शैक्षणिक जानकारी। तो इस प्रकार की जो जानकारियां हैं उस पोर्टफोलियो में रखी जाती है, जिससे कि विद्यार्थी के बारे में संपूर्ण उसका जो पारिवारिक जो उसकी स्थितियां हैं, सामाजिक स्थितियां हैं और उसकी शैक्षणिक जो स्थितियां, उनके बारे में जानकारी पता चल जाती है। वैसे तो एक जो शिक्षक है वो विद्यार्थी के बारे में जानकारी रखता है और उसे पता भी होता है, किंतु उसकी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में शिक्षक को कम जानकारी होती है। साथ ही उसकी आर्थिक कंडीशन की हम बात कर ले या बच्चे की सामाजिक स्थिति की हम बात करें तो उसके बारे में भी शिक्षक को कम जानकारी होती है। किंतु जब उसका पोर्टफोलियो संधारण कर लिया जाता है, पोर्टफोलियो बना लिया जाता है, तो विद्यार्थी के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, जिससे कि हम विद्यार्थियों को उचित ढंग से शिक्षा दीक्षा उसे प्रदान कर सकते हैं। यदि किसी विद्यार्थी की आर्थिक कंडीशन खराब है, ठीक है, तंगी में उसका परिवार जी रहा है मान लो, तो हम ऐसे विद्यार्थी की मदद भी कर सकते हैं या स्कूल से बुक बैंक है, ये जो अन्य सहायता है विद्यार्थी को विशेष तौर से हम प्रदान कर सकते हैं। और यदि सहृदय शिक्षक है तो निश्चित तौर से वह हम स्वयं के व्यय से भी उस विद्यार्थी के लिए पुस्तक, कापियों इत्यादि या जो लेखन सामग्री, पठन सामग्री का क्रय करके उस विद्यार्थी को दे सकता है। ठीक है, हालांकि विद्यार्थी के बारे में जब उसकी जो मानसिक स्थिति है, ठीक है, बच्चा कितना होशियार है, ठीक है, पढ़ने में कितना आगे, इसके बारे में जानकारी शिक्षक को होती है कि उसका विद्यार्थी कितना आगे है या कितना पीछे। किंतु
जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्थिक सामाजिक जो कंडीशन है या पारिवारिक कंडीशन जो है विद्यार्थी को पता नहीं हो पाती, किंतु पोर्टफोलियो बना लेने से ये सारी जानकारी जो है वो शिक्षक को हो जाती है। तो पोर्टफोलियो बनाने का यही महत्व है। और दूसरी बात यह है कि यदि पोर्टफोलियो विद्यार्थियों की बनी हुई है तो कोई भी व्यक्ति, जैसे किसी विद्यालय में कोई नया शिक्षक आता है तो उस नए शिक्षक को विद्यार्थी के बारे में सारी जानकारी हो जाती है। दूसरी बात, विद्यालय में यदि कोई अधिकारी या कोई भी व्यक्ति बाहर से जब निरीक्षण में आता है तो उसे भी बच्चे की पोर्टफोलियो देख करके समझ में जाता है कि ये जो विद्यार्थी है कितना आगे है या इसमें कितनी कमियां हैं या इसको क्या पढ़ाने की या इसके साथ में कितना कार्य करने की आवश्यकता है, इस बात की जानकारी भी हो जाती है। साथियों, पोर्टफोलियो के बारे में मैं आपको संक्षेप में ही बताना चाहूंगा, क्योंकि जो पोर्टफोलियो का जो विवरण है वो काफी लंबा है, क्योंकि अभी आपको मैं उससे संबंधित जो कागजात है, जो विवरण है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको कि पोर्टफोलियो क्या होता है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं साथियों, केवल एक बस्ता या एक फाइल है जिसमें मतलब हम विद्यार्थी से संबंधित जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है उसके जीवन से संबंधित हर एक क्षेत्र के, वर्तमान जब विद्यार्थी मान लो तो विद्यार्थी के जैसे कि अभी बताया कि सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक सारी कंडीशन की जब बात करें तो उसको रखा जाता है, जिससे विद्यार्थी के बारे में हमको संपूर्ण जानकारी हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात करते साथियों, ये पोर्टफोलियो का दूसरा अर्थ भी दिया है, मैंने यहाँ लिखा है यहाँ पर कि खुले कागजात, पत्र इत्यादि से विवरण का प्रस्तुतिकरण। दूसरा अर्थ ये भी होता साथियों, पोर्टफोलियो का मतलब कि खुले पत्र या दस्तावेज जिनके माध्यम से जानकारी मिलती है उसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है, तीसरा जो अर्थ मैंने लिखा है कि राज्य के मंत्री का पद या उसके कृतित्व का विवरण। साथियों, पोर्टफोलियो का जो आशय है, राज्य में जो मंत्री होते हैं तो उनसे संबंधित या उनके कृतित्व से संबंधित जो जानकारी है वो भी पोर्टफोलियो से संबंधित ही होती है। तो इसका हमको विशेष कोई मतलब नहीं है, हमारा विशेष मतलब विद्यार्थियों से है और विद्यार्थियों की पोर्टफोलियो फाइल हमें बनाना चाहिए, जिससे कि हमें विद्यार्थी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अब आगे बात करते हैं साथियों कि क्या क्या हो पोर्टफोलियो में। देखिए, मैं यहाँ पर बहुत संक्षेप में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि पोर्टफोलियो में विद्यार्थी की जानकारी के अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं तो व्यक्तिगत जानकारी, यानी विद्यार्थी की व्यक्तिगत जानकारी होनी चाहिए। अभी मैं आपको फाइल दिखा करके ये जो जानकारी है वो दिखा करके बताऊंगा कि व्यक्तिगत जानकारी में क्या क्या चीज लिखी जानी है। दूसरी बात है पारिवारिक जानकारी, अर्थात विद्यार्थी के परिवार से संबंधित संपूर्ण जानकारी। ठीक है, उसके माता पिता के नाम से लगा करके परिवार के सदस्यों के नाम और परिवार की जो आर्थिक सामाजिक दशा है उसके बारे में जानकारी। ठीक है, तीसरा है शैक्षणिक जानकारी, विद्यार्थी की शिक्षा दीक्षा से संबंधित जो जानकारी है, जो भी हम बच्चे से मूल्यांकन लेते हैं या बच्चे की जो भी उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों की जानकारी भी इसमें होती है। अगली है सांस्कृतिक एवं खेलकूद से संबंधित जानकारी, यदि बच्चा किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेता है या खेल कूद में हिस्सा लेता है और उसमें अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसकी जानकारी भी पोर्टफोलियो फाइल में रखी जाती है। अगला है शैक्षिक क्षेत्रों की जानकारी। साथियों, निश्चित तौर से आप सभी शिक्षक साथी जानते हैं कि शैक्षिक क्षेत्र क्या होते हैं। उसके अंतर्गत खेल कूद भी शामिल है, सांस्कृतिक गतिविधियां भी शामिल हैं, इसके अलावा बागवानी वगैरह बहुत सारे जो क्षेत्र हैं ये शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अभी उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। ठीक है, और आगे आता है कि बालक की विशिष्ट उपलब्धियां। साथियों, इसके अलावा यदि बालक को कोई विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त हुई है तो उसकी जानकारी भी पोर्टफोलियो फाइल में रखी जाती है और यह रखा जाना अनिवार्य है। तो साथियों, इस व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई जो जानकारी है उसको मैंने आपको बताया और समझाया कि पोर्टफोलियो क्या होता है। तो साथियों, अब मैं आप लोगों को पोर्टफोलियो जो है उसको बता देता हूं। ठीक है, और पोर्टफोलियो में क्या क्या विवरण होगा उस विवरण की जानकारी आपको देता हूं। ठीक है, तो साथियों, आप यहां पर देख रहे हैं पोर्टफोलियो फाइल। ठीक है, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है पोर्टफोलियो। ठीक है, और यहां पर हम बच्चे की जो फोटो है उसको चस्पा करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है, जैसा कि यहां ऊपर ही दिया हुआ है। इसके बाद आप यहां देखेंगे व्यक्तिगत जानकारी, लिखिए व्यक्तिगत जानकारी। और व्यक्तिगत जानकारी के अंतर्गत हम जो जानकारी विद्यार्थी की यहां पर लिखेंगे उसके बारे में यहां विवरण दिया गया है। शाला का नाम, यानी जिस शाला में विद्यार्थी पढ़ता है उस शाला का नाम, इसके बाद में विद्यार्थी का नाम, फिर जाति, उसकी कक्षा, दाखिल खारिज क्रमांक। ठीक है, जो कि हम जब बच्चे को
विद्यालय में दाखिल करते हैं उस समय उसका क्रमांक, फिर बच्चे की जन्म तिथि अंकों और शब्दों में, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है। इसके बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप, ये भी हमको जानकारी होनी चाहिए कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। इसके बाद बच्चे की विशेष रुचियों के बारे में हम यहाँ विवरण दे देंगे कि बच्चा खेलकूद में ज्यादा रुचि रखता है कि कविता गायन में रुचि रखता है या कविता लेखन में रुचि रखता है। ये जो बच्चे की रुचि है उसकी जानकारी होगी। इसके बाद में मैं बनना चाहता हूं या चाहती हूँ, बच्चे से पूछ लें कि बच्चा क्या बनना चाहता है भविष्य में। हो सकता है बच्चे की हॉबी को मैं शिक्षक बनना चाहता हूं, कोई कहेगा मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं, कोई कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, ठीक है, कोई कहेगा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। तो उनकी हॉबी को हम यहाँ पर लिख ले, ठीक है। और इसके बाद में बच्चे के मित्रों के नाम, बच्चा जिनके साथ खेलता है, अधिकांश अपना समय बिताता है, चाहे बच्चे विद्यालय के भी हो सकते हैं या विद्यालय से बाहर के भी हो सकते हैं, अन्य विद्यालयों के बच्चे हो सकते हैं, तो उनकी जानकारी यहाँ पर लिखना आवश्यक है। तो ये बच्चे की व्यक्तिगत जानकारी हो गई। इसके बाद बच्चे की पारिवारिक जानकारी के अंतर्गत हम देखते हैं तो पिता का नाम, ठीक है, उसका व्यवसाय और पिता की जो शिक्षा है कहाँ तक पढ़ा है, इस तरह माता का नाम और माता की यहाँ पर शिक्षा, ठीक है, और माता जी का व्यवसाय, यदि माता जी कोई व्यवसाय करती तो वो, और नहीं करती तो गृहिणी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बच्चे का वर्तमान पता, ठीक है। इसके बाद विद्यार्थी की समग्र आईडी यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहां पर देखेंगे इसके बाद में सन डालेंगे और किस सन में कौन सी कक्षा में था और उस समय उसकी ऊंचाई क्या थी, उसका वजन क्या था, ठीक है। इस प्रकार कक्षा 1 में यदि बच्चा दर्ज होता है जिस भी सन में, तो उस सन का नाम, और कक्षा पहली और उस समय उसकी ऊंचाई क्या थी, वजन कितना था, वो लिखेंगे यहाँ, ठीक है। इस तरह कक्षा 2 में सन बदल जाएगा, यहाँ कक्षा 2 आ जाएगा, यहाँ सन आ जाएगा, उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, वजन भी बढ़ जाएगा, तो वो जानकारी। इसके बाद में यहाँ देखेंगे यहाँ पर क्रमांक, दिनांक और विद्यार्थी के द्वारा बनाई गई सामग्री और रिमार्क, ठीक है। देखिए प्रत्येक विद्यार्थी कुछ ना कुछ रचना करता है, कुछ ना कुछ बनाता है, तो बच्चे ने क्या निर्मित किया, क्या बनाया, उसने कुछ खास क्या किया, उससे संबंधित जानकारी हमको यहाँ पर विवरण देना होता है, ठीक है। अब साथियों आगे देखते हैं, इस पेज पर हम देखेंगे तो फिर से वही कार्यालय या प्राथमिक या माध्यमिक शाला का नाम, ठीक है, जो भी विद्यालय का नाम है वो, पुनः छात्र छात्रा का नाम, उसका उपनाम अर्थात सरनेम, पिता का नाम, माता का नाम, कक्षा है ना, और उसकी उम्र, उसके बालक की जन्मतिथि शब्दों और अंकों में, बच्चे की जाति और उपजाति और उसका वर्ग, ठीक है। इसके बाद विद्यार्थी की समग्र आईडी, ठीक है, चाइल्ड आईडी है जो, उसको लिखेंगे। इसके बाद में क्या छात्र छात्रा के पिता का स्वयं का घर है, ये बच्चे की पारिवारिक जानकारी है, तो हाँ या नहीं, तो हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। क्या छात्र छात्रा के परिवार के पास खेती है तो जमीन है, हाँ या नहीं। क्या छात्र छात्रा के पिता का नाम बीपीएल या एपीएल सूची में है, ठीक है। ग्राम में जो ग्राम पंचायत के द्वारा राशन कार्ड जो बनता है उसमें बीपीएल और एपीएल अर्थात है ना, एपीएल मतलब एबव पॉवर्टी लाइन और बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, अर्थात गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर बच्चा का परिवार है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। इसी प्रकार बीपीएल या एपीएल की सूची क्रमांक, ठीक। क्या छात्र छात्रा के पिता के नाम से जॉब कार्ड बना है, हाँ तो हाँ, नहीं है तो नहीं। यदि हाँ तो जॉब कार्ड का नंबर, ठीक है। छात्र छात्रा के पिता का व्यवसाय क्या है, कौन सा कार्य करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, बढ़ईगिरी करते हैं या जो भी व्यवसाय करते हैं तो उस व्यवसाय का नाम। परिवार की वार्षिक आय कितनी होगी, यहाँ पर थोड़ी सी आर्थिक जो स्थिति उसका विवरण है, ठीक है। परिवार की वार्षिक आय कितनी है उसका विवरण रहेगा। क्या छात्र छात्रा का बैंक में खाता है, हाँ या नहीं। यदि है तो खाताधारी का नाम, फिर बैंक का नाम, शाखा का नाम यानी ब्रांच का नाम और बैंक खाता नंबर। फिर आगे यहाँ देखेंगे 17वें नंबर पे क्या दिया है, क्या छात्र छात्रा को छात्रवृत्ति मिलती है, हाँ या नहीं। राज्य छात्रवृत्ति मिलती है या कन्या साक्षरता छात्रवृत्ति मिलती है, कर्मकार छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को मिलती है, उसका विवरण यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम देखते हैं, यहाँ देखेंगे क्या छात्र छात्रा को साइकिल गणवेश मिलती है, हाँ या नहीं, ठीक है। उसे तो प्राय सभी विद्यार्थियों को मिलती है तो हाँ आएगा, है ना, गणवेश और साइकिल, ठीक है। साइकिल कक्षा 6 में जो विद्यार्थी पहुंचते हैं उनको मिलती है जब वे दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाते हैं तब, है ना। और फिर अगले में देखेंगे पारिवारिक विवरण, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बच्चे का पारिवारिक विवरण होगा, तो पारिवारिक विवरण में 1 2 3 4 5 जितने भी सदस्य हैं वो क्रमांक डाले हुए हैं। परिवार के सदस्यों के नाम यहाँ आ जाएंगे और बच्चे से उनका संबंध, उनकी आयु क्या है, वे साक्षर हैं या निरक्षर हैं, और साक्षर हैं तो कहाँ तक पढ़े हैं अर्थात कक्षा का नाम, और उनके बारे में कोई अगर विशेष योग्यता है तो उसका विवरण, ठीक है। आगे चले, यहाँ देखेंगे क्या परिवार पलायन करता है। पलायन का मतलब बाहर कमाने खाने जाता है। कुछ परिवार
ऐसे होते हैं जो कि कुछ महीनों के लिए अर्निंग करने के लिए, कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो उसका विवरण यहाँ हमको देना है। क्रमांक डालेंगे, पलायन का स्थान यानी कहाँ जाते हैं, पलायन में जाने वालों की संख्या अर्थात परिवार कितने लोग मतलब कमाने के लिए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए, और पलायन में कब जाते हैं, किस महीने जाते हैं वो, और कब आते हैं वो, और पलायन की कुल अवधि क्या है उसका विवरण हम यहाँ देंगे। इसके बाद में देखेंगे क्या छात्र छात्रा निःशक्त जन श्रेणी में आता है, यानी कुल मिला के विकलांग या दिव्यांग छात्र छात्रा है या नहीं है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, और यदि है मान लो तो विकलांगता का प्रकार, परीक्षण हुआ है या नहीं हुआ उसकी जानकारी, विकलांगता का प्रतिशत कितना है वो, और दी गई उसको सुविधाओं का विवरण। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो बच्चे की अभिरुचि, यानी बच्चे को किस क्षेत्र में रुचि है, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, निबंध। अब साहित्य के क्षेत्र में बात करें तो निबंध की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर वाद विवाद की हम बात कर लेते हैं, कविता पाठ की बात करते हैं, कविता लेखन की बात कर लेते हैं, और सांस्कृतिक में हम देखते हैं एकल गायन या नृत्य, सामूहिक गायन एवं नृत्य, नाटक, एकांकी, है ना, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। तो ये प्रतियोगिताएं बदल सकती हैं, और भी चीजें हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ जो लिखा है वही हो, आप अपने अनुसार भी यहाँ पर रख सकते हैं। फिर आगे आता है कला, तो कला के क्षेत्र में चित्रकला, रंगोली, मेहंदी, अन्य कलाएं, ठीक है, इसके संबंधित विवरण है। अब इसके बाद में यहाँ देखिए सह शैक्षिक क्षेत्रों के अंतर्गत वैज्ञानिक, बच्चे की वैज्ञानिक सोच क्या है, ठीक है, उसके बारे में विवरण, और बालक की जो सृजनात्मकता है, ठीक है, उसका विवरण, अर्थात विद्यार्थी कोई चीज की रचना कर लेता है, कोई नई नई चीजें बनाता है, चित्रकारी करता है, इससे संबंधित जानकारी हम यहाँ पर देंगे। और बच्चे के खेल कूद से संबंधित जानकारी, फिर बच्चे का वजन, ठीक है, और बच्चे की ऊंचाई, हालांकि इसकी जानकारी पूर्व में भी दे दी गई है। फिर आता है बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण, हुआ है तो हाँ, नहीं हुआ था नहीं। फिर टीकाकरण की जानकारी, हाँ या नहीं। फिर बच्चे के विशेष गुणों के बारे में यहाँ जानकारी देंगे, अनुशासन में रहता है बच्चा तो हाँ, नहीं है तो नहीं। उसके बच्चे की स्कूल आने की नियमितता है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, है ना। फिर समयबद्धता, अर्थात विद्यार्थी प्रत्येक कार्य को समय पर करता है या नहीं करता है, तो उसका विवरण, ठीक है। फिर आगे है कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बच्चा है या नहीं है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। नेतृत्व क्षमता बच्चे के अंदर है या नहीं है, उसकी जानकारी। नेतृत्व क्षमता से आता है विद्यार्थी विद्यालय में दूसरे बच्चों का नेतृत्व किस तरीके से करता है, उसकी जानकारी। फिर बच्चे सत्यवादिता, यानी बच्चे में सत्य बोलने की आदत है या नहीं है, झूठ बोलता है, तो इससे संबंधित जानकारी। फिर ईमानदारी, फिर इस तरह स्वच्छता, फिर सहयोग की भावना और अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर ये विशेष बच्चे के गुणों की बात कर सकते हैं या कुछ शैक्षिक क्षेत्रों की हम बात कर सकते हैं, तो इनकी जानकारी हमको यहाँ पर देना है। आगे हम बात करते हैं 28 नंबर में, तो क्या अंकित विधाओं में से शाला स्तर या ग्राम स्तर पर बच्चों को पुरस्कृत किया गया है, यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, ठीक है। और अगला है क्या इन विधाओं में छात्र छात्रा द्वारा भागीदारी ली गई है, हाँ या नहीं। इस तरह क्या छात्र छात्रा अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक है, हाँ तो हाँ, नहीं है तो नहीं, और अन्य विवरण। तो साथियों इस तरह से यह है पोर्टफोलियो फाइल, और यहाँ पर जो जानकारी दी गई है यह आवश्यक नहीं है कि यही जानकारी हो, इसके अलावा भी आप अन्य जानकारियों को भी जोड़ सकते हैं, जिससे कि विद्यार्थी के बारे में हमको संपूर्ण जानकारी हो सके। एक बात और महत्वपूर्ण साथियों, जो कि मैं आपको अभी व्हाइट बोर्ड पर बता देना चाहता हूं। तो साथियों मैंने आपको इस पोर्टफोलियो फाइल में जो भी विवरण था, जानकारी थी, उसके बारे में बताया। और देखिए जो जानकारी यहाँ पर दी गई है, इसके अलावा भी अन्य जानकारी भी आप जोड़ सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पूर्व में बता दिया, ठीक है। और साथियों देख रहे हैं आप, छोटी सी फाइल है, तो इसमें बच्चे की संपूर्ण जानकारी नहीं आ सकती। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ के जो प्रश्न है इनकी फोटो कॉपी प्रत्येक विद्यार्थी के लिए करवा ले, और एक बड़ी सी फाइल लेकर के उसके लिए बड़ी सी फाइल बना ले, ताकि वो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए बच्चों के लिए हो जाए, या कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए वो बच्चे के लिए फाइल हो जाए। और उस फाइल में जब भी हम बच्चों का मूल्यांकन लेते हैं या बच्चे से जो भी हम गतिविधि कराते हैं, उसका जो भी विवरण होता है, तो उसको हम पोर्टफोलियो फाइल में रख लें। बच्चे को जब हम बच्चों के एग्जाम होते हैं, एग्जाम होने के बाद बच्चों को जो मार्कशीट मिलती है, अंक सूची मिलती है, तो उसकी फोटो कॉपी भी हम इसमें लगा दें। और बच्चों को जो भी प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, तो उस प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी हम इसमें चस्पा कर दें, उसको लगा दें। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थी जो भी उपलब्धियां प्राप्त करता है, जो भी उसको परिलब्धियां प्राप्त होती हैं, उसकी समस्त जानकारी हम पोर्टफोलियो फाइल में लगा सकते हैं। तो साथियों इस तरह से आज के इस कालखंड में मैंने आप लोगों को पोर्टफोलियो से संबंधित जानकारी प्रदान की है। आशा है यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी, और अपने विद्यालय में आप अपने विद्यार्थियों की पोर्टफोलियो तैयार कर पाएंगे।
जिससे कि विद्यार्थियों का विकास हो सकेगा। साथियों, मैं आज के कालखंड के लिए बस इतनी ही जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ था। अगले कालखंड में मैं किसी नई जानकारी के साथ, नए प्रकरण के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।